नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन से हैं एवं यहाँ पर सभी बायोकेमिस्ट्री के MCQs क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एवं एग्जाम की दृष्टि से हमने इकट्ठे किए हैं। यहाँ पर जो लोग ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड आप सभी को MCQs क्वेश्चन लगाना चाहिए क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है एंड आपकी तैयारी का स्टेटस क्या है, आप किस स्तर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। एंड पता चलता है कि आप जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो क्वेश्चन आपने तैयार किया है, नहीं किया है, एवं क्वेश्चन किस स्तर से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। फिर आपको पता लगेगा हमें थ्योरी में किस तरह से क्वेश्चन को क्रिएट करना है, क्वेश्चन को कैसे निकालना है थ्योरी में से। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, थ्योरी काफ़ी अच्छी पढ़ रहे हैं, तो आपको थ्योरी में से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। यदि आप थ्योरी में से क्वेश्चन को बनाना, क्रिएट करना सीख गए तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। यदि आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको उसको रटना नहीं है, आपको उसमें से देखना है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को क्रिएट करना सीख गए, वहाँ पर क्वेश्चन बनाना सीख गए हैं तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which enzyme is more active between pH 8 and 10? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है इसमें से कौन सा एंजाइम मोर एक्टिव रहता है बिटवीन 8 से 10 pH के बीच में। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन, एमाइलेज, लाइपेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एसिड फॉस्फेटेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। एक ऐसा एंजाइम है जो मोर एक्टिव रहता है, इसका pH 8 से 10 के बीच में होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। पर चलते हैं, विच एंजाइम कन्वर्ट लैक्टिक एसिड टू पायरुविक एसिड। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा एंजाइम लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, एसिड फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसका सही आंसर है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। आगे बढ़ चलते हैं, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज इज फाउंड मेनली इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है CK यानी कि CPK, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज इज फाउंड मेनली कहाँ पाया जाता है, ब्रेन, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल्स, ऑल ऑप्शन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शन। CPK इन सभी में प्रेजेंट रहता है, ब्रेन, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। आगे बढ़ चलते हैं, इन विच पार्ट एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम इज फॉर्म्ड। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से इन विच पार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट में एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम फॉर्म्ड होता है यानी कि सीक्रेट होता है, यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन, रेड ब्लड सेल्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड इन मैन में, वाइट ब्लड सेल्स में, या फिर बोथ A एंड B। तो फ्रेंड्स, एसिड फॉस्फेटेज सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड में फॉर्म्ड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है, सेमाइनल फ्लूइड में, एंड रेड ब्लड सेल्स में ही एसिड फॉस्फेटेज फॉर्म्ड होता है। तो इसका सही आंसर है बोथ A एंड B। ठीक है, WBC में नहीं होता है, प्लेटलेट में होता है, RBC एंड प्लेटलेट में होता है, WBC में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है बोथ A एंड B, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड RBC एरिथ्रोसाइट में। अगला क्वेश्चन, What is the normal range of lactate dehydrogenase? तो यहाँ पे लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की नॉर्मल रेंज पूछी गई है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, तो आपको सभी की नॉर्मल रेंज याद करना है एंड उसके यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। तो LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की जो नॉर्मल रेंज है वो 95 से 300 IU पर लीटर, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। एलिवेटेड लेवल ऑफ CPK ऑकर्स इन विच कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया है CPK का लेवल का बढ़ना किस कंडीशन में है, यानी कि किस कंडीशन में CPK का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एल्कोहलिक मायोपैथी, माइकोर्डियल इन्फेक्शन, ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शन, क्योंकि CPK, माइकोर्डियल इन्फेक्शन, एल्कोहलिक मायोपैथी एंड मस्कुलर में तीनों में भी ये बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शन। CPK से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। एंड नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी
इन सीन इन। यहाँ पूछा गया है G6PD की डिफिशियंसी हमें किस डिसीज में दिखाई देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। तो G6PD की डिफिशियंसी हमें बॉन गेर्क्स डिसीज में ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ चलते हैं। द हार्मोन विच इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार इजी क्वेश्चन भी आप भूल जाते हैं। पूछा गया है द हार्मोन विच इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट में हमें कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है। तो उसका सही आंसर है बीटा HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, बीटा HCG इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है HbA1c टेस्ट इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। यहाँ पर पूछा गया है HbA1c टेस्ट हम किस के पेशेंट में करते हैं या फिर किस तरह के पेशेंट पे हम HbA1c टेस्ट लगाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि डायबिटिक पेशेंट के लिए हम HbA1c टेस्ट देखते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय बोन, लीवर, इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज। पूछा गया है इनमें से कौन सा एंजाइम बोन, लीवर, इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। क्रिएटिनिन काइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एसिड फॉस्फेटेज। तो जो इसका सही आंसर है वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज द राइट आंसर, क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन, लीवर, इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज से सीक्रेट होता है। तो इसका सही आंसर है ALP, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑप्शन नंबर 3। आगे पर चलते हैं। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये कंडीशन रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे MI यानी कि ब्लड में कोई भी चीज़ पूछा गया है। पूछा गया हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है। लो सोडियम लेवल, लो पोटेशियम लेवल, हाई सोडियम लेवल या फिर हाई पोटेशियम लेवल। तो इसका जो सही आंसर है लो सोडियम लेवल। ठीक है, हाइपो का मतलब समझ गए होंगे, हाइपो से मतलब होता है लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं, सोडियम या पोटेशियम। तो आपको भी इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझना है एंड एग्जाम में भी आपको सबसे पहले क्रॉस करना है कि ये आंसर नहीं हो सकता है। जब आपको समझ में ना आए कि इसका सही आंसर क्या है तो आप माइनस करके ही चलें। सबसे पहले आपको ऑप्शन को माइनस करना है एंड उसके बाद आपका आंसर ऑलमोस्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर है लो सोडियम लेवल, इसका मतलब था हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लाइट पेथ ऑफ ए कोबेट इज। यहाँ पे पूछा गया है कोबेट का लाइट पाथ की लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक कैलोरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कोबेट का जो लाइट पाथ है उसका लेंथ कितनी है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो उसका जो सही आंसर है वो 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप ध्यान रखें। आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम कैल्शियम। यहाँ पे सीरम कैल्शियम की नॉर्मल रेंज पूछी गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपको नॉर्मल रेंज याद होनी चाहिए, बता चुके हैं। जैसे कि इसका सही आंसर 9.2 से 11.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 9 से 11। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया इनमें से कौन सा कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड होता है। ओलिक एसिड, लॉरिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन है पैराइटल सेल्स इन स्टमक सीक्रेट। तो काफ़ी बार ये भी पूछ सकते हैं कि स्टमक में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये है आंसर इसका पैराइटल सेल्स। ठीक है, अब पूछा गया है पैराइटल सेल्स इन स्टमक सीक्रेट, क्या सीक्रेट करता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, बोथ A एंड B एंड म्यूकस। उसका सही आंसर है बोथ A एंड B, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ये दोनों पैराइटल सेल से सीक्रेट होते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। विच टाइप ऑफ स्पेसमैन इज इन्वेस्टिगेटेड इन केस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से आप किसका टेस्ट करेंगे यदि वह केस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का है।
तो सीधा सा सही आंसर है इसका CSF। हम यहाँ पे CSF का टेस्ट लगाएंगे क्योंकि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के सब अरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट रहता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में, ठीक है। तो CSF इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ बनाने के लिए पूछा गया। कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी। यहाँ पे पूछा कुशिंग सिंड्रोम किसकी हाइपर एक्टिविटी के कारण होता है। 4 ऑप्शन, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये आपके जब हार्मोन पढ़ोगे आप यहाँ पे ग्लैंड पढ़ोगे, ग्लैंड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। एड्रिनल है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, वहाँ से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है, इससे कुशिंग सिंड्रोम डिसीज़ होती है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, पेट मोटा हो जाता है, हाथ पैर पतले रहते हैं एवं चेहरा काफ़ी बड़ा हो जाता है, गोल सा दिखता है, रेड कलर का रेडनेस सी आ जाती है। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के कारण होता है। आगे बढ़ चलते हैं। आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन बाय विच ग्लैंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्सन किस ग्लैंड के कारण होता है। एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड एंड सुप्रारीनल ग्लैंड। तो पता होगा थायराइड ग्लैंड इज द राइट आंसर। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है आयोडाइड को आयोडीन में चेंज करना या फिर कन्वर्ट करना। आगे बढ़ चलते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंट आयोडीन डाइट। पूछा गया है इनमें से कौन सी बीमारी डिसीज आयोडीन के डिफिशिएंट डाइट से होती है, यानी कि आयोडीन का कम मात्रा में लेना किस है ना, इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है आयोडीन की कमी से। तो आप सभी को पता है गोइटर, यानी कि हिंदी में उसे गलसुआ भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है गोइटर डिसीज, ठीक है। आयोडीन की डिफिशिएंट से गोइटर डिसीज होती है। आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ pH इन होल ब्लड। तो आप सभी को पता होगा कि ब्लड का pH कितना होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया इन होल ब्लड, तो क्वेश्चन सेम ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7.37 से 7.45। हल्का सा एल्कलाइन होता है ब्लड का pH। कहीं कहीं आप 7.35 से 7.45 भी देखने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नॉर्मल रेंज याद करते हैं तो कहीं पे 0.24 रीडिंग का प्लस माइनस हो जाता है। नियर बाई याद करना होगा, जैसे कि यहाँ पे 7.37 बढ़ रहे हैं तो कहीं पे आपको 7.35 देखने को मिलेगा। तो आप नियर बाई लेके चलें, जो नॉर्मल रेंज है उसके नियर बाई ही आप लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर बुक में एक थोड़ा बहुत रेंज अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ PO2, यानी कि पार्टिकल प्रेशर ऑक्सीजन इन होल आर्टियल ब्लड। यहाँ पर पूछा गया है PO2 की आर्टियल ब्लड में नॉर्मल रेंज कितनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, 42 से 62 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 65 से 81, 83 से 108, 110 से 132। तो इसका सही आंसर है 83 से 108 ऑफ Hg। कहीं कहीं पर भी आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, कहीं पे आप 100 भी होगा एंड कहीं 80 से स्टार्ट होगा। तो आपको नियर बाई रीडिंग लेके चलना है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे 83 से 108 ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइसो एंजाइम ऑफ CPK इज। यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ आइसो एंजाइम ऑफ CPK, यानी कि CPK के आइसो एंजाइम कितने होते हैं। तो उसका सही आंसर है 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। CPK 3 प्रकार के होते हैं, CPK BB, CPK MB एंड CPK MM। CPK BB होता है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड CPK MB वो आपके हार्ट, कार्डियक एंड CPK MM जो आपकी मसल्स, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ आइसो एंजाइम ऑफ CPK 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड सेंट्रीफ्यूज रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है इन सेंट्रीफ्यूज, यानी कि सेंट्रीफ्यूज में रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेशन करते हैं तो किसकी सहायता से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, बोथ A एंड B, लेंथ ऑफ द ट्यूब।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट एंड रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज के द्वारा हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। एंड एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पर आरपीएम का पूछते हैं कि सेंट्रीफ्यूज में हम आरपीएम शब्द यूज करते हैं, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। कहीं कहीं पे आपने रोलेट पर मिनट या रोटेट पर मिनट भी देखा होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है आरपीएम का, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, यानी कि जब वो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, जब वो सेंट्रीफ्यूज होती है यानी कि वो रनिंग में होती है, उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है, हिंदी में बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, उसके आधार पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ थायरोक्सिन T4 इन सीरम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थायरोक्सिन यानी कि T4 की नॉर्मल रेंज पूछी गई है, तो आप सभी को पता होगा 5.5 से 12.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नहीं क्वेश्चन कलेक्ट किए थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।